हेलो दोस्तों। तो आई होप यू ऑल गुड। आज हमारी ज्योग्राफी जो टेस्ट चल रहा था उसकी सेकंड क्लास है। ओके, कुछ नहीं करना है, आराम से, ज़्यादा भी कुछ नहीं तो मस्त आराम से लीड लगाओ और सुनते रहो क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। मुझे पता है आप लोगों ने पूरे साल बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये एक तरह से अब अपनी एफिशिएंसी चेक करने का टाइम है कि हम कितना पानी में हैं। तो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर्स भी देना है और देखना है चेक करके। तो चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, ये बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ओशनिक क्रस्ट इज थिकर, मोटी है, देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, अब बताओ यार, ओशनिक क्रस्ट मोटी है क्या? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जब इंटीरियर या लिथोस्फीयर या फिर लाइक अर्थ इंटीरियर या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें जानते हैं। देखो, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट, मेंटल और ये कोर। अब क्रस्ट के अंदर भी हम देखोगे तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट भी है और यहाँ ओशन वाला पार्ट भी है। ये ओशन वाला पार्ट भी है। ओके, तो जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो तो बना हुआ है सीमा सियाल से, और जो ओशन वाला पार्ट है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मेंटल है, मेंटल में ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। सेम ऐसे ही ये अपर कोर और ये लोअर कोर, या फिर बेरिस्फीयर भी बोलते हैं इसे। तो इसमें ये जो अपर के बाद लोअर जो मेंटल वाला पार्ट है, ये जो लोअर मेंटल है, इसे हम बोल रहे हैं क्या? मीजोस्फीयर। और जो अपर मेंटल पार्ट है इसे बोल रहे हैं एस्थनोस्फीयर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि यार, एक वर्ड, ये तो दो वर्ड हमारे हो गए, ये तो दोनों मेंटल का ही पार्ट है। बट एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथ का मतलब है सीधा सीधा स्लैब। तो इसमें हम काउंट करते हैं क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, जैसे ये क्रस्ट वाला पार्ट हो गया पूरा पूरा, और इसमें इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा, ये एस्ट्रोनोस्फीयर वाला जो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ऊपर ऊपर वाला। ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं हम लिथोस्फीयर। अब चीज आ रही है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बताया था कि यार, जो हमारी अर्थ थी उस पे जो ओशियंस बने हैं, वो जब एवापोरेशन के बाद ये बारिश वगैरह जो सारी चीजें हुई हैं तब वो ओशन बने। बट वो जो बारिश, जो रेन, जो वाटर है वो कलेक्ट हुआ है, वो भी तो कहीं किसी चीज पर कलेक्ट हुआ है। वो किस पर कलेक्ट हुआ है? कॉन्टिनेंट पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार, जब हमने जब पढ़ा है कि यार बारिश के बाद होने के बाद जो वाटर कलेक्ट हुआ उससे ओशियंस बने हैं, तो रियलिटी बात है कि कॉन्टिनेंट जो हमारा वो पहले बन गया है। तो अगर एज की बात करें तो एज की बात, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो पहले बनी है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया एज। फिर उसके बाद एक चीज और आती है कि यार वेट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वेट कम है ओशनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि यार ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी है, मैग्नीशियम है, इसलिए कहा है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर उसके बाद एक और चीज आती है, वो है थिकनेस। तो थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ये है थिकनेस। क्यों ऐसा है? देखो यार, कॉन्टिनेंट पर आपने देखोगे इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो मोटाई एज कंपेयर टू ओशियंस कॉन्टिनेंट की ज्यादा रहेगी। तो यहां पर जो बोला हुआ है कि ओशियन क्रस्ट इज थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये गलत है। ओशियन क्रस्ट तो थनर है ना, पतली होगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सेकंड, एस्थेनोस्फीयर इज ए लेयर विद इन द कोर है। कोर, कोर को काटो यहां से। मैंने कोर थोड़े बोला है यहाँ पर, ये था एस्थेनोस्फीयर। अपर मेंटल है और प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा, हाँ बिल्कुल मैग्मा होगा इसमें। बट ये स्टेटमेंट जो एक कोर डाला है इसकी वजह से गलत हो गई। हो सकता है ये स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के बोल दे, ये बोल दे कि एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा कंटेन सम पार्ट ऑफ कोर। अब क्रस्ट और कोर, भाई वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, द आउटर
कोर इज लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। तो ये ठीक है, मैंने आपको जब शैडो जोन के बारे में बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, याद करो लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने बोला था कि जो आउटर कोर है और इनर कोर है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। बट ये मेंटल वाला पार्ट है, ये सेमी सॉलिड है, लाइक एक तरह से प्लाज्मा जैसी कंडीशन, ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा वो लाइक ना ज्यादा लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट है, जो सोलर आउटपुट है रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। यार यहाँ पर आपको कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दिख रही कि यार ये चीज तो गलत हो ही नहीं सकती, ये चीज तो पक्की होनी ही होनी है। यहां पर ये जो दो वर्ड्स आए हैं, ये रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वजह से स्टेटमेंट पूरी गलत हो गई। यार आप खुद सोचो, जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेशन करती है, वो पूरी कांस्टेंट नहीं है। आप खुद सोचो यार, कभी तो हमारे डे दिन बड़े हो जाएंगे, कभी रात छोटी हो जाएंगी, कभी रात बड़ी हो जाएंगी, दिन को छोड़ाएंगे। ठीक है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर है तो कभी नजदीक है। आप खुद सोचो, तो क्या ये सोलर आउटपुट जो रिसीव कर रहे हैं, क्या वो कांस्टेंट रह सकता है? नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड, इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन 3 जनवरी is slightly more than the amount received on 4 जनवरी। अब यार देखो, इस स्टेटमेंट को ना एक मैंगो मैन की भाषा में समझो तो, जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी को जो इंसोलेशन लाइक जो सूर्य की किरणें हैं जो रिसीव कर रही है पृथ्वी, वो ज्यादा रहेगी किस कंपैरिजन में 4 जुलाई। अब यार एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? ये 3 जनवरी को आप खुद सोचो, हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दी होती है। अच्छा, सर्दी होती है तो यार इंसोलेशन जब ज्यादा होती तो हमारे यहाँ सर्दी थोड़ी होती, गर्मी होती हो तो है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। 4 जुलाई में ज्यादा होना चाहिए इंसोलेशन, क्योंकि 4 जुलाई को तो हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। बट बट कॉन्सेप्ट इससे अलग है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 3 जनवरी को ज्यादा होगा। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो वर्ड्स पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है हमारा क्या, एडहेलिक्स, और एक होता है पेरिहेलिक्स। ठीक है, एडहेलिक्स और पेरिहेलिक्स। अब जब एडहेलिक्स का मतलब है अपसौर, ठीक है मैं हिंदी में लिख देता हूं अपसौर, और यहाँ पेरिहेलिक्स उपसौर। एडहेलिक्स में क्या है कि जब जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होगी, लाइक डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एडहेलिक्स में, और ये कंडीशन होगी आपकी 4 जुलाई को। और जो डिस्टेंस है पेरिहेलिक्स में वो कम हो जाएगी, वो होगी 3 जनवरी को। ठीक है भाई, समझ गए भैया? जब डिस्टेंस कम है, आप खुद सोचें, डिस्टेंस जब कम है, सीधा सा मतलब है, जब बीच की दूरी कम है तो इंसुलेशन ज्यादा आएगी ना यार। सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो जब डिस्टेंस कम होगी तो सूर्य के ज्यादा नजदीक चली जाएगी पृथ्वी, तो इंसुलेशन ज्यादा रिसीव। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो सूर्य से ज्यादा दूर चली जाएगी पृथ्वी, तो इंसुलेशन कम रिसीव। यही चीज ये स्टेटमेंट बोल रही है कि 3 जनवरी को ज्यादा इंसुलेशन और 4 जुलाई को कम इंसुलेशन, इस वजह से सही है। तो ये दो वर्ड जो है एडेलिक्स पेरियलिक्स पूछा हुआ है एक बार, ठीक है, आपको याद रखना ये इन वर्ड्स के बेसिस पर। ठीक है, देखो आप ये इंग्लिश में याद रखो, एड हेलिक्स ए इंग्लिश अल्फाबेटिकल में पहले आता है, बट हम कंपेरिजन करेंगे कि ए के अपोजिट दूर होगी पृथ्वी 4 जुलाई को। ठीक है, एड हेलिक्स, पेरी हेलिक्स पी बाद में आता है बट पृथ्वी पहले होती है, तो इस तरह से अपोजिट करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड फॉर्म्स। अच्छा, हम लैंड फॉर्म भूआकृति वगैरह जो होती हैं, हम देखते हैं कि रिवर से बन रही हैं, कुछ देखते हैं ग्लेशियर्स से बन रही हैं, कास्ट टोपोग्राफी होती है, डेजर्ट के अंदर बन रही हैं। ठीक है, हैंगिंग वैली, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, उसी से लेकर है। बट ये लैंडफॉर्म स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि क्रिएटेड बाय रिवर सिस्टम। ओके, ये अगर मैं माउंटेन बना दूं, यहाँ से रिवर निकल रही है तो इस तरीके से
ये माउंटेन्स है, ये इस तरीके से माउंटेन्स हो गए, इन्हें तोड़ते हुए ऐसे निकल रही है, कहीं गोर्ज बना रही है, ठीक है, कहीं वैली बना रही है स्टीप साइडेड जो होती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ ऐसे एक माउंटेन्स ये रहा, तो इसके एकदम जो फोर्थ द प्लेन्स लाइक फुट पर फुट प्लेन्स जो होते हैं वहां से निकल के ऐसे प्लेन्स एरिया जो हमारे मैदान है उनमें एंटर कर रही है। तो इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो ऑक्सबो लेक है आर फॉर्म्ड व्हेन ए वाइडर meander फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज कट ऑफ टू क्रिएट ए लेक। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिवर, ये जो रिवर्स जो चलती है तो ऐसे meander बनाते हुए चलती है ऐसे ऐसे, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि ये जो रिवर है यहाँ से ऐसे कटाव इसका होना शुरू हो जाएगा और ऐसे ऐसे इस तरीके से ये ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये जो रिवर बची, ये जो पोर्शन बचा, ये थोड़ा आपने देखा होगा थोड़ा सा खुर टाइप, ठीक है, इसलिए इसे ऑक्स बोले। ये बची जो है इसे बोल रहे हैं ऑक्स बोले, एक झील टाइप यहाँ पर रह जाती है क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गई, समझ गए। तो ये तो ठीक है कि क्रिएट ए लेक, ये हो गई ऑक्स बोले। एंड सेकंड है कि alluvial veins are typically formed in the high gradient region of a mountain fronts where river emerge from steep valley into flat plains। देखो मैंने अभी आपको बोला कि जब यहां से मैंने बोल दिया ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से चल रही है। अब यहां से ये रिवर निकल गई ऐसे ऐसे स्टीप और गॉर्ज बनाते हुए चल रही है। यहाँ मैंने बता दिया यहाँ हमारे प्लेन्स एरिया है, ठीक है। अब इनमें जैसे ये एंटर करेगी, देखो यहाँ ऐसे इस तरीके से एक तरह से ये जलोढ़ पंख जैसी कंडीशंस बनाएगी और फिर ये चलती हुई ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर ये बोल रहा है एल्विल फेंस, ऐसे बोल रहा है जलोढ़ पंख हिंदी में। तो ये कंडीशन यहां पर बनेगी बिल्कुल जब एंट्री, क्योंकि 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 देखो रीजन है इसके पीछे, यहां से इन पहाड़ों को तोड़ते हुए कुछ ना कुछ चीजें कंकर पत्थर रेत जन क्या क्या चीजें वो अपने साथ लेकर आ रही है। अब यहां पर अचानक से वो एक दूसरे एरिया में एंटर मार रही है, आप सोचो प्लेन एरिया, तो यहाँ पर इकट्ठा कर देगी वो और यहाँ से पानी पानी नीचे निकलता हुआ चलेगा ऐसे। और यहाँ पर जो प्लेन एरिया में जो मैदान वाला पार्ट है उसे थोड़ा थोड़ा कट करते हुए अपना रास्ता बनाते चलेगी आगे। तो इरोजन के बाद यहाँ से जो भी चीजें कलेक्ट की वो यहाँ पर फेंक देती है इसे, इस वजह से यहाँ पर जलोढ़ पंख जैसी कंडीशन, पंख जैसे वो चीजें बन जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, दोनों आपकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, ओशनोग्राफी का कॉन्सेप्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ओशियन से रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ धाराओं के बारे में बताया था, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है, ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर स्टेडीली डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ये कह रहा है कि यार स्टेडली लगातार यहाँ से ऐसे डेप्थ में गए। अच्छा देखो ये मैंने एक ओशन बना दिया, यहाँ देखो ये मैंने ओशन बना दिया, ठीक है। अब हम ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है तो हमें पता है यार इंसुलेशन रिसीव, यहाँ पर धूप ज्यादा है तो ये गर्म होगा पानी, ओके। अब यहां से हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये गए इस तरीके से डेप्थ में, ठीक है, इस तरीके से हम नीचे डेप्थ में गए। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि स्टेडली डिक्लाइन करेगा। यहाँ टेम्परेचर अगर मान के चलो ये 40 है तो यहाँ 39 38 या 35 उस तरीके से स्टेडली लगातार कम होता स्टार्ट हो जाएगा। नहीं भाई, स्टेडली डिक्रीज नहीं करेगा वो, ये जो वर्ड है ना स्टेडली डिक्लाइन, ये गलत है। देखो हम यार जब ओशियंस के टेम्परेचर को इफेक्ट पहुंचाने वाले जब बात करते हैं, लाइक हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली बात करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली जब बात करें तो उसमें हम एक वर्ड्स पढ़ते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन एक लाइन है जहां से नीचे जो टेम्परेचर है वो एकदम कांस्टेंट है, लाइक बहुत कम है, खत्म, ठीक है। थर्मोक्लाइन के बाद जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो एकदम बिल्कुल ठंडा है। बट यहाँ पर स्टेडली डिक्रीज या स्टेडली डिक्लाइन ऐसी कोई बात है नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, तो आप खुद सोचो यार डी इसका आंसर होगा क्योंकि सेकंड वाली ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी।
बट हम देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिड्यूज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। बिल्कुल ठीक है यार, अब खुद सोचो, यहां तक सनलाइट पहुंच जाएगी लास्ट, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगी, जैसे जैसे कम होती जाएगी सनलाइट। बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ओशियंस की, तो वैसे वैसे जो सनलाइट है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा वो है, लोकेशन से क्वेश्चन है, तो पूछता है भाई तो पता होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। अच्छा, आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो इस तरीके से ऐसे करके, तो ये सऊदी अरब वाला पार्ट है, ये क्या है, यमन और ओमान, और यहाँ जो बॉडी है वो वाटर बॉडी है, ये इधर ऐसे जो टच में है वो क्या है, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ ओमान है तो ये ओमान सी है, और ऐसे ही इसे जो कनेक्ट कर रही है, अरब सी इधर है, अरब सी, तो इन दोनों कनेक्ट कर रही है, ये है ये जो चीज है यहाँ का एरिया, ये है कौन सा, हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। यहाँ ओमान से जो लगा हुआ पानी है वो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ओमान सी, तो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट कर रही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो चोंच सी है ना ऐसे उठी हुई है जो यहाँ पर, तो यहाँ से कनेक्ट है इस तरीके से, यहाँ का जो एरिया है वो ओमान गल्फ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा जो और कंट्री लाइक जो एशियन कंट्री है, ये इधर का है, ईरान हो गया, ठीक है, ईरान कनेक्ट है, तो इधर ऐसे जो चोंच से निकली हुई है, इसके बाद ये जो चीज है ये हमारा ओमान गल्फ है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी। बिल्कुल सही है, गल्फ ऑफ एडन इधर है, यहाँ बाब अल मंदेब है ये जो स्ट्रेट है, और ये रहा रेड सी, इधर रेड सी लगा हुआ है। ओके, तो गल्फ ऑफ एडम एडम को बाब अल मंदेब कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही है। सोकोत्रा आइलैंड इज लोकेटेड इन द रेड सी। यार आप खुद सोचो, सोकोत्रा आइलैंड, हम्म, यार सोकोत्रा आइलैंड यमन का है, और वो यहाँ कनेक्ट है, यहाँ लोकेशन है, और ये अरब सी है, और रेड सी तो इधर है, तो क्या इसमें है, नहीं, ये कहा, ये अरब सी में है, तो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। गल्फ ऑफ अकाबा कनेक्ट जॉर्डन विद द रेड सी, तो बिल्कुल सही है भाई, गल्फ ऑफ अकाबा जॉर्डन को कनेक्ट करी रेड सी। देखो, गल्फ ऑफ अकाबा जो है, इसी का दूसरा नाम गल्फ ऑफ एलियट है, बट देखो रीजन वाइज कंट्री वाइज ये नाम अलग रख दिए हैं। अकाबा जॉर्डन से रिलेटेड है, और ये जो एलियट है ये इजराइल से रिलेटेड है, तो गल्फ ऑफ एलियट कनेक्ट कर रही है इजराइल को, और गल्फ ऑफ अकाबा कनेक्ट कर रही है जॉर्डन को विद द रेड सी। ठीक है, तो भाई आपके 3 स्टेटमेंट इसमें सही है और एक गलत है। तो क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, वो कहाँ लोकेशन है उसकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द इंसुलेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई, इंसुलेशन की बात आ गई। अब देखो, ये थोड़ा सा लास्ट क्लास से कनेक्टेड है, अगर आपने अच्छे से की होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप आंसर दे पाओगे इसका बड़े आराम से। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है कि इंसुलेशन रीचेज द अर्थ सरफेस इन शॉर्ट वेव। ठीक है भाई, हमें पता शॉर्ट वेव में ही आती है वो इंसुलेशन, लॉन्ग वेव में तो आती नहीं। एंड हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ इज लॉन्ग वेव, तो ये तो सही है भाई, मैंने आपको बताया था, सूर्य से जो आ रही है शॉर्ट वेव और वापस पृथ्वी से जा रही है वो लॉन्ग वेव, तो सही है। सेकंड, इन द ट्रॉपिकल रीजन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज हायर देन द अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। है, ये क्या बोला है, देखो ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है ट्रॉपिकल रीजन में, लाइक उष्णकटिबंधीय जो हमारे क्षेत्र है वहां पर जो इंसुलेशन वो ज्यादा होगी देन द अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। बिल्कुल सही है भाई, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, रिगार्डिंग ब्लैक सी। ओ भाई साहब, फिर लोकेशन से आ गया ब्लैक सी को लेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आंसर ट्रू। अच्छा, ये कह रहा है कि इट इज बॉर्डर्ड
बाय इटली, यूक्रेन, रशिया। यार यूक्रेन और रशिया का तो समझ आता है क्योंकि वो दोनों पास पास ही है और बॉर्डर शेयर है। बट ये इटली वाला पोर्शन मुझे को समझ नहीं आ रहा भाई। अब खुद सोचिए, इटली अगर इधर साइड है तो यहाँ पर जो इसी है, यहाँ ये क्या, ये ग्रीस हो गया, और यहाँ ये थोड़ा तुर्की वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये यूक्रेन, ये रशिया इधर से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सी। तो ये कहाँ इटली और कहाँ ब्लैक सी, बताओ क्या कोई कनेक्शन है? नहीं। तो पहला गलत हो गया, और जब पहला गलत हो गया तो दो और तीन सही है। बट क्यों सही है ये देखते हैं। डेनो रिवर जो है वो खाली होती है ब्लैक सी में, बिल्कुल सही है, यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है। और इट कनेक्ट, जो ब्लैक सी है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बिल्कुल सही है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट है। तो ये थोड़ा लोकेशन से क्वेश्चन थे, हो सकता है और भी भाई पूछ दे कुछ, और पूछा भी हुआ है। कोई ओशियन या कोई किसी सी का नाम दे देगा और पूछेगा ये किससे कनेक्टेड है, या फिर किसी कंट्री का आसपास में जो न्यूज में रही है कि वो कंट्री किस किस से बॉर्डर शेयर करता है। ऑलरेडी आप लोग पीवाई उठाकर देखो, हर साल वो पूछता है क्वेश्चन भाई, तो याद रखना है। और इस बार पक्का इजराइल और पैलेस्तीन से, यूक्रेन और रशिया से, और भाई ईरान वाला पोर्शन हो गया, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये जो रेड सी वाला, ये जो पूरा पूरा एरिया है, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ पर जो भी आइलैंड्स वगैरह है, ठीक है, वहां से तो क्वेश्चन बनता ही है, और हो सकता है इस बार बनेगा जरूर भाई। तो याद रखना लोकेशन से वो चीजें। ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बिलो द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ए हीट वेव। हम लोग बहुत बार यार हीट वेव के बारे में सुनते हैं कि यार हीट वेव ये क्या है। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा, आज से लगभग लगभग 2 साल पहले, 1.5 2 साल पहले यूएसए में आई हुई थी हीट वेव। वहां पर देखा होगा कि यार, और अभी भी लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर की बात है, जिसमें वो पानी वगैरह मार रहे हैं ताकि लोग, अब देखो सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं लोग, मतलब बिल्कुल नंगे नहीं, कपड़े वगैरह कच्चे वगैरह पहन के, तो वो नहा रहे हैं भाई। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई वहां पर, हीट वेव जैसी कंडीशन आ गई है, ठीक है, रिलीफ नहीं मिल रही लोगों को, और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। तो ये बोल रहा है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो हीट वेव को क्रिएट कर सकती है। ये कह रहा है कि प्रिवेलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर ए रीजन, बिल्कुल गर्म हवा होगी। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, यार आप खुद सोचो, जब प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर होगा ही तो यार बारिश ही नहीं हो जाएगी, तो हीट वेव कहाँ रही फिर वो। तो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, नॉट प्रेजेंस, गलत है, ये एब्सेंस होना चाहिए। क्लाउडी स्काई क्या होना चाहिए? नहीं, क्लाउडी स्काई कहां से हुआ, आप खुद सोचो। क्लाउडी स्काई होंगे तो मान के चलो ये जो स्काई बना दिए, तो हीट वेव कैसे आ जाएगी भाई। ठीक, उसके बाद लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द एरिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक फ्लो होगा तभी तो ये बादल जो है वो दूर दूर हटेंगे, तभी तो क्लाउड लेस स्काई होगा। ओके, तो 1 और 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस नहीं है, ये एब्सेंस है मॉइस्चर वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि विद रेफरेंस टू ड्यू पॉइंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ड्यू पॉइंट क्या होता है? जहां जिस एक पॉइंट पर जो एयर जो होती है, जो लाइक जो वाटर है या एयर है, एयर जो होता है, क्योंकि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट जो होते हैं, तो वो जो एयर वो सेचुरेट हो जाती है, संतृप्त, मीन्स मीन्स अब वो कंडेंसेशन के लिए तैयार है। ओके, तो ड्यू पॉइंट को लेकर कुछ पॉइंट्स है कि ड्यू पॉइंट मस्ट बी हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, नहीं। अच्छा, ड्यू देखा होगा, एक तो ड्यू होता है, एक फ्रस्ट होता है। फ्रस्ट होता है ये फ्रीज पानी, और ड्यू होता है जो बूंदे बूंदे, आप देखे होंगे कि यार सर्दियों के टाइम में या फिर गर्मियों में जब फ्रीज से ठंडा पानी निकाल कर आप ग्लास में करते हो, ग्लास के चारों तरफ आपको वाटर जैसी कंडीशंस दिख जाती है, बूंद बूंद, ठीक है, तो ड्यू। तो ये तो सही है, ड्यू मस्ट बी हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो ज्यादा होना चाहिए, 1 डिग्री, तभी तो वो थोड़ा गर्म सा होगा। अब 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो वो जम नहीं जाएगा, फ्रोज नहीं हो जाएगा, फ्रोज हो जाएगा। तो हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। आइडियल कंडीशंस फॉर ड्यू फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई एंड काम एयर, बिल्कुल सही है। अब यार ड्यू पॉइंट होगा कैसे? यार क्लियर स्काई चाहिए। अब क्लियर स्काई आप खुद सोचो, ये अगर अर्थ है और यहाँ ये बादल अगर ऐसी कंडीशंस हो गई,
तो यहाँ पर बारिश होगी, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी ना। स्टेबल कंडीशंस चाहिए हमें, काम एयर। अब यहाँ पर जैसे जैसे एयर है, यहाँ नीचे अर्थ से कनेक्ट यहाँ तक एयर है, ये ड्यू पॉइंट से सेचुरेट कब होगी? अब देखो स्काई क्लियर स्काई होगा, ठीक है, ये बादल से नहीं होंगे बिल्कुल, और शांत एयर रहेगी, काम एयर बिल्कुल शांत। अब एयर चलेगी तो यहाँ पर जैसे जैसे एयर जो मॉलिक्यूल्स है वो कनेक्ट हुए, जो आप कलेक्ट हुए हैं, अब एयर ऐसे चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से हटा देगी, भगा देगी यहाँ से, तो कहाँ से ड्यू पॉइंट आ जाएगा बताओ? आपने फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोग सर्दियों में सुबह सुबह रेस लगाने जाते होंगे, कुछ ना कुछ बच्चे होंगे जो वैसे ही घूमने के लिए जाते होंगे, तो घास घास पर देखा होगा आपने, नंगे पैर घूमते हो ना, तो वहां पर ओस ओस जैसी दिखती है, बूंदे, तो वही है ये ड्यू पॉइंट। तो आइडियल कंडीशन फॉर ड्यू पॉइंट आर क्लियर स्काई एंड काम एयर, बिल्कुल सही है। तो दोनों कनेक्ट है, दोनों हमारी करेक्ट है स्टेटमेंट। ओके, पर ड्यू पॉइंट के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, कंडेंसेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, पर उसमें भी जब कंडेंसेशन होगा उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, और उसमें प्रेसिपिटेशन भी कई तरीके से हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, स्लीट हो सकती है, बारिश हो सकती है, ओके, ड्रिजल जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो एक अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन को लेकर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। ये कह रहा है कि साइक्लोनिक सिस्टम इज फ्यूल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कि जो लेटेंट हीट होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेटेंट हीट का मतलब है गुप्त ऊष्मा। यहां से ये बूंद, ये क्या है, मान चलो ये समुद्र का सरफेस है, यहाँ से पानी ऊपर उठा, इवेपोरेट हो गई, बट ये जो पानी जो ऊपर उठा, ये जो एयर लाइक वाटर वेपर्स ऊपर उठे, अब उसके अंदर वो पूरा पूरा वाटर वेपर थोड़ी है, उसमें कुछ गुप्त ऊष्मा भी है। यहाँ एक स्पेसिफिक ऊंचाई पर जाने के बाद वो ऊष्मा रिलीज हुई, फिर वो और ऊपर गया, ठीक है, फिर एज ए कंडेंसेशन बारिश की फॉर्म में वो नीचे आया, फिर यहाँ से गर्म होकर फिर ऊपर उठा, ये कंडीशन, और यही इसे ड्राइव भी करती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की, समझ गए। नेक्स्ट इज आई ऑफ साइक्लोन हैज द लोएस्ट प्रेशर बट द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब यार देखो, ये अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ठीक है, ये जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बीच वाला कंडीशन जो आई है, ये बिल्कुल एकदम साइलेंट एरिया होता है, तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, ओके। तो और ये लो प्रेशर वाला एरिया है, क्योंकि यहां से ऐसे लो प्रेशर होगा तभी तो ये चीजें उठेंगी। अब एक कंडीशन आती है कि यार अगर यहाँ लो प्रेशर है तो ये जो एरिया ये कैसे खाली रह गया? अब खुद सोचो यार, अगर ये ऊपर बारिश गिर रही है तो यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ा गिर जाए, क्योंकि यहाँ से तो बारिश ऊपर उठ रही है ऐसे, जो वेपर्स हैं वो तो ऊपर उठ रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा गैप देके, समझ गए। तो ये लोएस्ट प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर, ये ठीक है, दोनों सही है अभी तक। वॉल क्लाउड जोन इज ए वाइड जोन विच कंस्टिट्यूट द मोस्ट हैजर्डस जोन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो वॉल है, ये जो दीवारें बनी हुई है, ये साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सबसे हैजर्डस, ये खतरनाक है, बिल्कुल सही है, रिस्ट्रिक्शन करती है सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा बहुत सारे साइक्लोन्स हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारी तबाही भी करके जाते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो सही है, मोस्ट हैजर्ड। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसमें, ओके। देखो मेन जो कंफ्यूजन होती है वो इस चीज से होती है, ये लोएस्ट टेम्परेचर होगा या लोएस्ट प्रेशर होगा, तो यहाँ लो प्रेशर होगा और 10 डिग्री तक, और इसमें हो सकता है वो 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का नाम ले दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यार, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, मैंने पूरे पूरा जो पी वेव और एस वेव समझाई थी, उसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अर्थक्वेक का मैंने समझा दिया था आपको। देखो फोकस ऑफ अर्थक्वेक इज पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द सेismic वेव ओरिजिनेट, तो ठीक है, ये अगर हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर ओरिजिनेट हो रहा है, ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है, और ये फोकस पॉइंट है या फिर हाइपोसेंटर, और ये एपिसेंटर, ये हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, एपिसेंटर इज एन अर्थक्वेक इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, बिल्कुल 90 डिग्री पर है, सही है।
रिक्टर स्केल इज अ लॉगरिथमिक स्केल यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल, मर्कल स्केल, इसमें भी आप लोग थोड़ा अपोजिट करके याद रख सकते हो। रिक्टर, रिक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से एम, एम इसका अपोजिट है, ये डैमेज को बताएगा। ठीक है, डैमेज कितना हुआ। रिक्टर स्केल उसका मैग्नीट्यूड, अर्थ का मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड है, कितनी स्पीड, कितना वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ओके, तो आपके तीनों करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, देखो ये अपोजिट करके मैंने कई चीजों में बताया था आपको, वो भी बताया था, पेरिहेलिक्स, एपिहेलिक्स, उसमें भी। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है भाई, टेम्परेचर इन्वर्जन। अच्छा, हम लोग एक तो पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। ये होता है कि यार देखो, आप खुद सोचो, ये अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहां से कनेक्ट जो हमारा एटमोस्फेयर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा। ठीक है, बट हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर यहां ज्यादा जो था, यहां टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लैब स्टेट। ठीक है, मतलब नीचे टेम्परेचर ज्यादा था बट ऊपर टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जो यहाँ अर्थ के कनेक्टर में ये टेम्परेचर जो होना चाहिए था वो है लो, और ऊपर जाने पर टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाएगा। इसे बोल रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, उल्टी कंडीशंस। समझ गए? ठीक है, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स व्हेन द नॉर्मल लैप्स रेट इज रिवर्स। भाई मैंने आपको बताया नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन भी सही है। नेक्स्ट है कि सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। लोअर लेयर, जो एटमोस्फेयर की लोअर लेयर है उसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये जो लोअर लेयर है यहाँ, ये जो कनेक्ट हुई, ये यहाँ जो, ये जो लेयर है एटमोस्फेयर, जो हमारे अर्थ की सरफेस से कनेक्टेड है। देखो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर लो प्रेशर है तो वो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं है, इंस्टेबिलिटी रहेगी वहां पर। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ से ऊपर जलवाष्प ऊपर जा रहे हैं, वाटर वेपर्स, फिर बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं तो बारिश कर रहे हैं। और जबकि जो हाई प्रेशर वाली कंडीशन है वो स्टेबल कंडीशन है। क्यों है? आपने देखा होगा कि यार वहां पर कोई बारिश नहीं हो रही, ठीक है, वहां पर कोई पानी वगैरह जैसी कंडीशंस नहीं है। आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट फॉर्मेशन, जो डेजर्ट वगैरह बने हुए हैं, मरुस्थल वगैरह, आपने देखा होगा वेस्ट मार्जिन पर आए, तो हाई प्रेशर वाले एरियाज में है वो ज्यादातर हाई प्रेशर। समझ गए? हाई प्रेशर का सीधा मतलब है कि लो टेम्परेचर। तो ये बोल रहा है कि सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर देखो, या यहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर मतलब है हाई प्रेशर, तो स्टेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। नेक्स्ट है कि एयर ड्रेनेज इज अ टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन दैट अकर्स इन हिली रीजन। यार देखो, आप लोग जब हिली रीजन्स में जब हम टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है हम माउंटेन, माउंटेन ब्रिज, और एक है वैली ब्रिज। तो यहाँ पर जो माउंटेन ब्रिज है उसमें क्या है, ये देखो, ये माउंटेन है दो, ये मैंने दो माउंटेन बनाए आपको। तो माउंटेन से, माउंटेन ब्रिज का सीधा मतलब माउंटेन से हवा चल रही है, ये वैली है, ये वैली वाला एरिया है। ठीक है, इनके बीच की चीजें हैं, वैली है। यहाँ, यहाँ से अगर हवा चल रही है, यहाँ से, और वो माउंटेन ब्रिज से, माउंटेन से वैली की तरफ हवा चल रही है ऐसे। ठीक है, अब ये हवा कब चलेगी? आपने, आपको पता होगा कि जो हवा है, जो उसकी जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो सीधा मतलब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। अब ये हाई प्रेशर क्यों बना? टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम कब होगा? ये जो पीक है इस पर टेम्परेचर कम होगा माउंटेन्स पर, वो होगा रात में कम है, क्योंकि दिन में तो धूप रहेगी तो टेम्परेचर तो ज्यादा रहेगा। तो नाइट कंडीशंस है। बट यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होगा? एयर की ड्रेनेज, आप खुद सोचो, ये जो एयर है यहाँ से अगर मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर एक सम बस्ट जैसी कंडीशन आ जाएगी ना, बहुत ज्यादा एयर, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ना यहाँ पर। तो ये जो लो प्रेशर है ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे हाई प्रेशर हो गया, फिर ये हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, ऊपर ऐसे,
तो ऊपर लो प्रेशर, जबकि होना चाहिए था नीचे लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर, हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। तो एयर की जो ड्रेनेज है, ये यहाँ से एयर ड्रेन हुई, लाइक एक कहते हैं बर्स्ट, एयर बर्स्ट, हिली रीजन्स के अंदर। तो तीनों आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्यों है वो मैंने आपको बताया रीजन। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए सोलर एक्लिप्स। यार सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है, कब होगा आप खुद सोचो यार। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने फर्स्ट क्लास में, कि जब ग्रहण जैसी कंडीशंस होती है एक्लिप्स जैसी, तो जिस चीज पर लग रहा है वो चीज दिखाई नहीं देगी, चाहे सोलर एक्लिप्स हो, मून एक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो यहां पर अगर सन है और यहां पर ये अर्थ है, तो अर्थ को सूर्य कब दिखाई नहीं देगा, जब यहां पर मून आ जाएगा। ओके, ऐसी कंडीशन होगी स्ट्रेट लाइन ऐसी। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि एक टोटल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ इज पोजिशन डायरेक्टली बिटवीन द मून एंड सन। यार मून और सन के बीच में पृथ्वी थोड़ा ना आएगी, ये तो गलत हो गया। सेकंड है कोरोना, द अर्थ द सन्स outermost atmosphere is visible during a partial solar eclipse but not during a total solar eclipse। देखो यार, एक तो है ये सूर्य है, ये पूरा चंद्र पूरा सूर्य ग्रहण हो गया, बिल्कुल कुछ भी चीज नहीं दिख रही। और एक है पार्शियल, मतलब ये इस तरह से ग्रहण है, ये हल्के हल्के से बाहर बाहर से दिख रही है, ये है। देखो नॉर्मल केसेस में अगर ये ऐसे ही बोलता है कि जो कोरोना है वो दिखेगी नहीं, वो विजुअल लाइक नेक्ड आई से दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये कोरोना जो है वो रियलिटी में सन का जो लाइक हीट वाला एरिया है, सबसे ज्यादा हीट जो दिखती है जो निकलती है वो यही है कोरोना। तो हमारे नेक्ड आई से वो दिख नहीं सकती। बट पार्शियल सूर्य ग्रहण में वो चीज क्योंकि पूरी पूरी ढक गई, तो उसकी जो इंसोलेशन है वो थोड़ी कम हुई, जो इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ना चाहिए था वो कम हो गया। तो जो पांच में जो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, वो चीजें हम लोग देख सकते हैं। ये एक एग्जेप्शन है, ठीक है, अपवाद है ये, रियलिटी में वो हम देख नहीं सकते। अगर यहाँ पर ये चीज ये बोल देता ना कि सन्स आउटरमोस्ट एटमोस्फेयर विजिबल ड्यूरिंग पार्शियल, नहीं, ये अगर ये यहाँ पर ये कह देता कि जो सोलर एक्लिप्स में टोटल सोलर एक्लिप्स हो गया उसमें हम देख सकते हैं, तो नहीं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स में ये एज एन एग्जेप्शन है, ठीक है, वरना दिखती नहीं है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट साइक्लोन को लेकर ही कि साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल आर फेवरेबल फॉर ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून वगैरह आती है तो बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो फेवरेबल कंडीशन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ साइक्लोन्स ब्रिंग द मानसून ट्रफ टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बताओ यार, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूव करते हैं ना, समझ गए। तो सेकंड सेकंड आपकी सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट आपकी सही है, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। ये ठीक है कि ब्रिंग्स मानसून ट्रफ टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही है, बट ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्लाउड सीडिंग। ठीक है, जो क्लाउड सीडिंग वगैरह, जो बारिश, एक तरह से यहाँ बात की जा रही है आर्टिफिशियल रेन की। नॉर्मल जो नेचुरल जो रेन होती है कि वाटर वेपर्स बने, ऊपर उठा और बादल बने और वहां पर कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नुक्लियाई की बात करते हैं हम लोग। बट क्लाउड सीडिंग में ये आर्टिफिशियल रेन है कि जो बादल हैं वो जो बने हुए हैं उनमें बारिश नहीं है, पानी नहीं है, बारिश ही नहीं रही। तो उनमें क्या किया जाएगा, कुछ केमिकल्स वगैरह हम लोग डालते हैं, जैसे यूएसए ने किया है, बॉम्बे में किया था इंडिया के अंदर बहुत पहले। तो ये कह रहा है कि इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल क्लाउड्स तो चाहिए, जब क्लाउड्स ही नहीं है तो कहाँ से बारिश कराओगे। तो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स वो होने चाहिए, जरूरी है। ये आपने देखा होगा कि सफेद सफेद क्लाउड्स जो होते हैं, और एक होता है कि आपने थोड़ा डार्क क्लाउड देखा होगा। डार्क क्लाउड क्यों है, उन्हें बारिश जैसी कंडीशन है, पानी भरा हुआ है, ये व्हाइट है। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो पानी है, जो वेपर्स है, वो उनका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है
वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि वो सैचुरेट हो जाए या खुद को कंडेंसेशन कर पाए। तो उसमें ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो सिल्वर आयोडाइड उसमें डालते हैं। जैसे मान चलो यहाँ से एयरप्लेन जाके ये सिल्वर आयोडाइड इसमें डाल दिया, तब ये सैचुरेट हो जाएगी और नीचे बारिश। तो सिल्वर आयोडाइड कैन बी यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, बिल्कुल सही है। सिल्वर आयोडाइड के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार नेट से कनेक्ट करिए, ये आपके लिए काम है। कौन कौन सी चीजें और हो सकती है, तीन चार केमिकल्स और हैं जो हम ऐड करते हैं, बट नॉर्मली यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड। बट सिल्वर आयोडाइड यार खुद सोचो, सिल्वर वैसी महंगी है तो तकनीक बहुत महंगी है, ठीक है। कर तो लेते हैं, इनके जो चैलेंजेस है वो यही है कि पैसा ज्यादा लगता है। ओके, तो दोनों चीजें ही आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अच्छी लगी तो फिर इधर उधर शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।